ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और वो कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता, ख़ास तौर से एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब वो स्टेबल कैसे होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। क्या है? बेंजीन है। या ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है और यहाँ एक डबल बॉन्ड है। तो इसमें जो उसका p ऑर्बिटल होता है उसमें ऐसे p ऑर्बिटल हमने बनाया, 3 बॉक्सेस बनाए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिल करें 1 2 3 4 5 6। अब ये कम्प्लीटली फिल है, यानी ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से ये क्या होता है? स्टेबल होता है। अब यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है कि जो बेंजीन होता है उसके पास क्या होते हैं? 6 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डीलोकलाइज का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्ज़ी से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यानी डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। और अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ तो वो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है। इसका मतलब है ये डीलोकलाइज है। क्या है? फिल है। इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इस वजह से बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बेंजीन एडिशन रिएक्शन दे देता है। किसके साथ देता है? एक हाइड्रोजन के साथ देता है और दूसरा हैलोजन्स के साथ देता है। हैलोजन में भी क्लोरीन के साथ देता है ज़्यादातर। लिखा हुआ है कि बेंजीन जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता जैसे हमारे पास अल्कीन और अल्काइन होते हैं। अल्कीन और अल्काइन क्या होते हैं? मोर लोकलाइज होते हैं, यानी उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है और वो आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को ले लेते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन के अंदर वो हाईली डिलोकलाइज्ड होते हैं, यानी कभी उधर है कभी उधर है। अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि उसको अटैक कहाँ करना है। इस वजह से एडिशन रिएक्शन में थोड़ी सी मसला होता है। अगर हम बेंजीन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो ये सारे बॉन्ड्स को तोड़ देगा। आप क्या करें? यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दें, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दें और यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दें, तो क्या बचेगा हमारे पास? साइक्लोहेक्सेन। दो तीनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी अगर हम बेंजीन के अंदर क्लोरीन को ऐड करते हैं तो कौन सी कंडीशंस में ऐड करते हैं? तो हमेशा यूवी लाइट यानी सनलाइट के प्रेजेंस में परफॉर्म किया जाता है। और सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, यानी आप जो लाइट इस्तेमाल, सनलाइट बहुत ज़्यादा है इस हिसाब से। आप ये ट्रिक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस में ऐसे परफॉर्म करता है। लेकिन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब है सनलाइट बहुत ज़्यादा है, यानी क्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में, यानी पूरे बेंजीन के ऊपर हमारे पास हैलोजन अटैच हो जाएगा, यानी क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस में होता है। तो इसको हम क्या प्रोडक्ट बनेगी? हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये मैंने आपको ट्रिक बताई इसको याद करने की। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जैसे बेंजीन यहाँ पे लगा हुआ है, उसके ऊपर एक पहले से ही इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। फिर क्या करते हैं? हम कुछ कैटलिस्ट ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी और इसकी जगह पे कुछ और आ जाएगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत आसान होते हैं क्योंकि इसमें आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करते हो, यानी कोई चेंजेस नहीं आते, बस आप एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ लगा रहे हो। इसके कुछ स्टेप्स वगैरह होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जो अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे वो है नाइट्रेशन, यानी अगर बेंजीन नाइट्रेशन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आप बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस नाइट्रिक एसिड को तोड़ेंगे, यानी H इधर आ जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा? NO3, यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा। आपने इनको बस ऐसी नंबरिंग देनी है, बहुत आसानी से रिएक्शन परफॉर्म कर लेंगे। फिर हमने क्या कहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया? नाइट्रो बेंजीन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कैटलिस्ट और टेम्परेचर कितना इस्तेमाल हुआ है, यानी आपने जो नाइट्रिक एसिड लिया है वो भी कंसनट्रेटेड होगा और जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वो भी कंसनट्रेशन में इस्तेमाल होगा और टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछेगा कि अगर आप बेंजीन की नाइट्रेशन करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाइट्रो बेंजीन बनेगा। और कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है और जो हम रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें कि जब हमारे पास बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है तो आप उसको क्या कहते हैं? टॉलीन कहते हैं। अगर हम टॉलीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो वही सेम प्रोसेस होगा। आपने H रखना है, NO3 रखना है। ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। आपने इसको यहाँ पे क्या करना है? इसको फिल करना है। इसको फिल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि
मिथाइल ग्रुप जो है वो एक ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है? ये हमारे पास एक बेंजीन है और इस बेंजीन में ये वाली जगह ऑर्थो कहलाती है, ये भी ऑर्थो कहलाती है, ये पैरा कहलाती है और ये पैरा कहलाती है, और ये मेटा कहलाती है और ये मेटा कहलाती है। तो अगर मिथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा। इस वजह से उसने एक प्रोडक्ट बनाई, यानी मिथाइल जो है वो ऑर्थो डायरेक्टिंग है तो पहले ऑर्थो पे चला गया, और दूसरी प्रोडक्ट बनेगी तो वो कहाँ जाएगी? पैरा पे जाएगी। मेजर प्रोडक्ट कौन सी बनती है? ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फोनेशन। अगर हम सल्फोनेशन को देखें, सल्फोनेशन के अंदर हम नाम से पता चल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के लिए आपने ये H अलग निकाल देना है। ये हमारे पास SO3H निकल गया अलग। तो ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये वाला इधर आ जाएगा पॉजिटिव वाला, तो हमारे पास क्या बना? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। टेम्परेचर कौन सा था? 50 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और सल्फ्यूरिक एसिड कितना था? कंसनट्रेटेड था, डाइल्यूट नहीं था। ये सल्फोनेशन, बेंजीन की सल्फोनेशन आप रूम टेम्परेचर भी कर सकते हो, पर उसके अंदर आपको कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा? फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट सेम बनेगी। टॉलीन की सल्फोनेशन करेंगे तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बनेगा, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्लियर? यहाँ पे वही सारा रिएक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ये आप देख लें, यहाँ पे ऑर्थो पे चला गया और यहाँ पे क्या चला गया? पैरा पे चला गया। ये लाइन याद रखनी है कि मिक्सचर में मिलेगा, यानी ऑर्थो भी मिल सकता है, पैरा भी मिल सकता है, यानी दोनों मिलेंगे आपको। अगर हम हेलोजिनेशन परफॉर्म करें बेंजीन की तो उसमें लेविस एसिड इस्तेमाल होता है। लेविस एसिड दो हैं, एक है हमारे पास फेरस क्लोराइड यानी FeCl3, और दूसरा हमारे पास होता है ये वाला AlCl3, ये लेविस एसिड होता है। तो हेलोजिनेशन बेंजीन के हमेशा लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है। ये क्वेश्चन वो पूछते हैं। फिर आपने इसके अंदर सिंपली क्लोरीन को ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर हम अगर टॉलिन ले लें, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप ले रहा है, अगर हम इसकी हेलोजिनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्रोडक्ट बनेगी, मिक्सचर बनेगा, यानी ऑर्थो भी और पैरा भी, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे आ रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ द फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर आपने ये याद रखना है कि जो कैटलिस्ट होता है वो लेविस एसिड इस्तेमाल होता है, और दूसरा ये कि इसमें ये एक रिएजेंट इस्तेमाल होगा, ऐसे रख के RX, क्योंकि हम क्या करते हैं? अल्काइलेशन करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? बेंजीन है। बहुत ध्यान से देखें, ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास रिएजेंट है। अब इस R में कुछ भी हो सकता है, सही? यहाँ आता है नेगेटिव हेलोजन पर और R पे आता है पॉजिटिव। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोफाइल को लगाना है, हम लगा देंगे इसके ऊपर। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनी? ये रही। अब अगर हम इसे प्रोडक्ट करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास बेंजीन है। हम यहाँ पे ले लें मिथाइल क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और अगर हम इसी बेंजीन को देखेंगे तो बेंजीन के ऊपर ये CH3 ऐड हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? टॉलीन बोलेंगे। क्या बना? ये टॉलीन बना। तो ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन में क्या बना? हमारे पास टॉलीन बना। फिर अगर हमसे वो कहे कि आप टॉलीन की दोबारा से अल्काइलेशन करें, तो विच इज़ वेरी सिंपल। आपने क्या करना है? ये टॉलीन मैंने लिया, इसके ऊपर मैंने क्या किया? दोबारा से वही इसने कहा कि आप यही इस्तेमाल करें। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दोनों होता है। पर इसमें ये होता है कि ये मेटा डायरेक्टिंग भी है, तो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे भी जा सकती है, और हाँ, एक प्रोडक्ट यहाँ पे भी जा सकती है, सही है। एक दूसरी प्रोडक्ट बनेगी तो वो यहाँ पे भी जा सकती है, और एक तीसरी प्रोडक्ट बनेगी जो कि कहाँ पे जा सकती है? मेटा पे भी जा सकती है। तो अगर बेंजीन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? ज़ाइलीन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास ऑर्थोज़ाइलीन भी बनेगा, और एक मेटाज़ाइलीन भी बनेगा, और एक पैराज़ाइलीन भी बनेगा। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ रहे हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अकाइलेशन। सो अकाइलेशन का फॉर्मूला होता है ये RC डबल बॉन्ड O और Cl। क्लियर? उसके बाद जब आप इसका रिएक्शन करेंगे बेंजीन के साथ, सिर्फ ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पूरा का पूरा बेंजीन पे अटैच हो जाएगा, ये ऐसे।
ये बेंजीन है, ये C डबल बॉन्ड O लाइक कैसे, हाँ, और यहाँ पे CH3। क्लियर? ये हमारे पास पूरा प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। ये मैंने इसमें प्रोडक्ट ऐड कर दी, ये जो है वो R होता है, तो इस R की जगह पे कुछ भी आ जाएगा। अब हमें वो R की जगह दे रहा है CH3, ये सही। ये हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन हो गया। इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपने इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, एसीटोफिनॉन। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं कि ये C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ इसने CH3 लगा हुआ है और एक तरफ हमारे पास क्या बना हुआ है, बेंजीन बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आपसे पूछते हैं कि ये है क्या, तो इसको क्या नाम है, एसीटोफिनॉन। चीज़ है वो ये कह रहा है कि अगर हम टॉलीन की एजाइलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी वैसे ही होगा। इसमें क्या है, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टॉलीन, ये बेंजीन है, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है। फिर हमें इसमें डालना है CH3, C डबल O और Cl। प्रोडक्ट क्या आएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पूरे को उठा लें आप। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हमें कहा है कि अगर हम टॉलीन की अकाइलेशन करेंगे तो हमें पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा बस। तो ये हमें पैरा पर रखना है और याद रखना है कि ये पैरा पे जाएगा। C डबल बॉन्ड O और CH3, ये क्या बन गया, CH3। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, पैरा मिथाइल एसीटोफिनॉल। ये रहा, ये याद रखिएगा आप प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सा जो एग्जाम्पल है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारे पास मेटा डायरेक्टर है। जैसे अभी हमने पढ़ा CH3 है, CH3 हमें क्या पता है, ऑर्थो पे भी जाता है और पैरा पे भी जाता है। मेटा डायरेक्टर होता है उस, वो हमारे पास क्या है, NO2 है, जो कि कहाँ जाएगा, मेटा पे जाएगा। ये सारी एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ TNT कैसे बनता है, ट्राई नाइट्रोटोलीन। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, TNT की प्रिपरेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये होगा कि ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन की सबसे पहले आपने क्या करनी है, अकाइलेशन करनी है। अकाइलेशन मतलब CH3Cl, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये चला गया बेंजीन पर CH3, तो ये क्या बन गया, हमारे पास टॉलीन बन गया। अब हमें पता है कि टॉलीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो अब हम टॉलीन का रिएक्शन करेंगे किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 3 नाइट्रो चाहिए। तो HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, उसको खोलो तो ये क्या बनता है, NO3। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हमारे पास क्या रिएक्शन बन जाएगा, सॉरी NO2, हाँ ये NO3 होता है, ये CH3 और ये हमारे पास ऑर्थो पे भी जाएगा और यहाँ पे पैरा पे भी जाएगा। ये हो गया NO2, ये हो गया NO2 और ये हो गया NO2। तो ये हमारे पास क्या बना, ट्राई नाइट्रोटोलीन। कितना सिंपल था। फिर ये हमसे कह रहा है कि हमें अब चाहिए मेटा नाइट्रोटोलीन, तो बनाना है। तो ये हमारे पास बेंजीन आ गया। बेंजीन का रिएक्शन सबसे पहले हम किसके साथ करेंगे, HNO3 के साथ हम रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, इसको आपने वैसे करना है। ये H हो गया, ये NO3 हो गया, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, NO2 हो गया, ये नाइट्रो हो गया। हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गई, नाइट्रो प्रोडक्ट आ गई। अब नाइट्रो में हमें क्या चाहिए, टॉलीन चाहिए। अब हम टॉलीन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्काइलेशन करेंगे। अल्काइलेशन जैसे ही हम करेंगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो मेटा नाइट्रोटोलीन। ये थोड़ा सा ना मैं आपको सही बताऊँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, असल में जो आपको पता होना चाहिए ना वो ये है कि आप बेंजीन का रिएक्शन किस चीज़ से करोगे कि नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन किस चीज़ से करोगे कि मेटा नाइट्रोटोलीन बनेगा, और टोलीन का रिएक्शन किस चीज़ से करोगे कि TNT बनेगा। पूरा स्टेप याद रखने की इसमें कोई नीड नहीं होती, और ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते।
या तो वो ये पूछेगा कि बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करोगे कि टॉलीन बनेगा, टॉलीन का रिएक्शन किसके साथ करोगे कि TNT बनेगा, और बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करोगे कि नाइट्रोबेंजीन बनेगा, या फिर नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करोगे कि वो आपके पास मेटा नाइट्रोटॉलीन देगा। ये ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है।